नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में वक्त हो चला है अब जनता सरकार का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल माध्यम से युवाओं से संवाद किया। इस दौरान सीएम के साथ हजारों युवा जुड़े। सीएम ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो नशे जैसी बीमारी से दूर रहें, साथ ही अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाकर समाज की भलाई के लिए कार्य करें, ताकि युवा राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी युवा संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हजारों युवाओं से जुड़े और युवाओं से सीधा संवाद भी किया। वहीं सीएम ने एलनाबाद हलके की मांगों को सुना और सभी जायज मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। जितनी भी पानी की नहरें हो, चाहे रजवाहे हो, चाहे छोटी खाल हो, सभी को पक्का करने का एक प्रोग्राम चलाया है। आपको पता होगा कि आपका तो एरिया जुड़ा हुआ भाखड़ा कैनाल से या फिर ओटू झील से जुड़ा होगा। इधर जो हमने जमुना वेस्टर्न जमुना कैनाल का एरिया है, वेस्टर्न जमुना कैनाल को पूरे को पक्का करने के लिए 3 साल से योजना लगातार यानी वो चालू हो चुकी है। लगभग 2250 करोड़ रुपए की योजना, उसका आधे से ज्यादा काम हो चुका, बाकी आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही टेल्स के ऊपर या जो रजवाहे हैं उनके ऊपर भी एक एक करके काम हम चला रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का इसलिए प्राथमिकता हमने ली है कि पानी जितना हमारे पास है उतना तो है, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एसवाईएल का झगड़ा पड़ा हुआ है। बाकी पानी हमारे पास सीमित है, यमुना का और भाखड़ा नहर का जो आता है, तो सीमित पानी का उपयोग तभी हम अच्छा कर पाएंगे जब हमारे वाटर कैरियर्स, नहरें, नाले, रजवाए, ये सब मजबूत बनेंगे और इसमें से पानी की यानी चोरी नहीं होगी, पानी रिसेगा नहीं, नहरें टूटेंगी नहीं। तो उसी के बाद हम आखिरी टेल तक पानी पहुंचा सकते हैं। 2 साल पहले हमने प्रयत्न किया था, 300 टेल ऐसी थी लास्ट में बची हुई जिसमें से पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन 8-10 टेलों को छोड़कर 290-293 टेल तक हमने पानी पहुंचा दिया था। अब ये जो शेरावाड़ी का मेरे पास कुछ समय से ये समाचार मिल रहा था कि कुछ लोग वहां धरने पर बैठे हैं, उस धरने को समाप्त कराने के लिए हमने उनको यही बुलाया और ये कहा कि आपको अभी 30 क्यूसेक पानी हम एक्स्ट्रा दे देंगे ताकि आपकी टेल तक पानी पहुंच जाए। अभी तो 30 क्यूसेक पानी दिया है, लेकिन लगातार साल भर पानी अगर देना है तो नहरों को भी पक्का करना पड़ेगा और कोई स्थायी व्यवस्था, पीने का पानी मिले, इरिगेशन का भी मिले, ये स्थायी व्यवस्था हम करा देंगे। और इसके लिए योजना डिपार्टमेंट को मैंने कह दिया, डिपार्टमेंट योजना बना रहे हैं, जितना भी पैसा लगेगा उस पर लगाएंगे, लेकिन पानी आखिरी टेल तक पहुंचाना। किसी व्यक्ति को इसलिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए कि वो स्टेट के आखिरी कोने पर या बॉर्डर पर बैठा है। बॉर्डर के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति का, रहने वाले व्यक्ति का भी अधिकार उतना ही है जो प्रदेश के सेंटर में रहता है या प्रदेश के उत्तर साइड में रहता है जहां से पानी चलता है। इसलिए राजस्थान का बॉर्डर जितना है उस सारे पर टेल में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और हम इसको प्राथमिकता पर करेंगे, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट भी मेरे पास ही है। इसलिए हमने प्राथमिकता पर पानी पहुंचाने का जो संकल्प है वो लिया है, उसको पूरा करेंगे। सीएम ने कहा कि एलनाबाद में दूसरी पार्टी के विधायक की ओर से सदन में आवाज न उठाने के कारण हलके में विकास धीमी गति से हो रहा है। एलनाबाद में हमारा विधायक बनने से न सिर्फ रुके हुए विकास कार्य पूरे होंगे, बल्कि हलके की तस्वीर भी बदली जाएगी। मेरा एक निवेदन वो जरा मैं फिर दोबारा से कर रहा हूँ कि अभी जैसे एलनाबाद का चुनाव का विषय है, मित्रों आपके साथ चूंकि मेरा कोई प्रत्यक्ष मिलना तो नहीं हो रहा, मैं वेबिनार के माध्यम से आपसे अपील कर रहा हूं कि ये एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, अब सरकार हमारी चल रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सरकार तो मानो ये सीट हमें आती है नहीं आती है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक सीट हम जीतते हैं तो जनता में एक मैसेज चला जाता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हम मोहर लगा रहे हैं और नीतियों पर मोहर लगेगी तो हमको हमारा बल बढ़ेगा और फिर एलनाबाद की जनता विधायक को पार्टी यानी सरकार के साथ जोड़ेगी। तो उनके जो 3 साल हैं उन 3 सालों में बचे हुए काम सारे
क्योंकि आपके यहाँ काम जो लेट हुए हैं उनका एक विशेष कारण ये भी है कि हमारे साथ एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का वहां नहीं है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विधायक हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक सरकार का साथ सीधा जुड़ने वाला विधायक आता है तो कम से कम उस जिले की, उस विधानसभा क्षेत्र की सारी समस्याओं को लाएंगे और यहाँ आकर के। और मैं जानता हूं कि गोविंद कांडा एक बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत आग्रह करके भी अपने क्षेत्र के काम आकर के करा के ले जाते हैं, पहले भी ले जाते हैं, आगे भी और बढ़िया ढंग से वो लेकर के जाएंगे। और फिर जो पहले वाले और कैंडिडेट हैं उनका आपको पता है कि जैसे भी हैं, एक ने तो स्वयं इस सीट से अपना विधायक जो पद है वो छोड़ा, किस लिए कि मुझे किसान के कानून है उसको वापस कराना है, उसको हल कराना है। अगर वो इतने ही दमदार थे तो उसी में लग जाते और लग करके कोई ना कोई हल निकलवाते। उसका तो हल निकलवा नहीं सके हैं और दोबारा से फिर कि मुझे फिर जाकर के वही काम करना है। अगर फिर प्रश्न पूछ लिया वहां विधानसभा में लोगों ने या दूसरे विधायकों ने तो किस मुंह को लेकर के आ गए हो? अभी जो किसानों की समस्या हल जब तक नहीं होती तब तक वहीं जाके बैठो। तो हल करने के लिए तो सरकार ने करने हैं, किसानों के साथ बातचीत करके करने हैं, उस अकेले ने तो कोई हल करना नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस सारे देश में नैया डूब रही है, इसलिए डूबती नैया पर किसी को नहीं बैठना चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने इलाहाबाद में पानी की समस्या के निपटान के साथ साथ टेल तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। एक युवा ने कहा कि राजस्थान के साथ लगते बॉर्डर के पास जो गांव है वहां टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार के प्रयासों से टेल तक पानी पहुंचा। इसके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी सभी लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। संवाद कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने खुद को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सीधे जनता से जुड़कर और कल्याणकारी नीतियों के लिए आम जन से सुझाव लेकर जनता को भी सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। इसके साथ ही युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री से सीधे संवाद से जुड़कर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा संवाद में एक युवा ने भावुक होते हुए कहा कि वो गरीब परिवार से है और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी सरकारी नौकरी में आ भी पाएगा या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती सिस्टम की बदौलत उसे सरकारी नौकरी मिली। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल के दौरान पर्ची खर्ची का सिस्टम बंद कर युवाओं को केवल मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी देने की जो प्रथा आरंभ की है, उससे युवाओं में आशा की एक नई किरण जगी है। अब गरीब परिवार के बच्चों को भी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश के केवल योग्यता के आधार पर मिलेगी। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आज की युवा शक्ति कल के राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण नींव है, इसीलिए युवाओं को नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहते हुए समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहना चाहिए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवक की रिपोर्ट। वहीं सीएम मनोहर लाल ने देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के 11वें राष्ट्रपति, भारत रत्न और मिसाइल मैन के नाम से विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। बता दें आपको, सीएम मनोहर लाल की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। देश के 11वें राष्ट्रपति, भारत रत्न एवं मिसाइल मैन के नाम से विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आपका योगदान देश का निरंतर मार्ग प्रदर्शित करता रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दशहरे के मौके पर ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करते हुए सद्गुणों को बढ़ावा देने का संकल्प लें। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया
जिसमें उन्होंने लिखा कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करते हुए सद्गुणों को बढ़ावा देने का संकल्प लें। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा में कोयले की कमी भी नहीं है। फिलहाल 5 से 7 दिन का स्टॉक उपलब्ध है और जल्द ही हरियाणा को कोयले का एक दो रैक और मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कोयले की किल्लत का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन हरियाणा में क्या स्थिति है कोयले की और क्या कोई बिजली का संकट हरियाणा के लोगों को देखना पड़ सकता है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इसके अलावा तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, बिजली की जो कमी का और किल्लत का मुद्दा चर्चा में है, ये कहा जा रहा है कि कोयले की कमी है और कोयले की सप्लाई पीछे से रुकी हुई है। हरियाणा में क्या स्थिति है सर? टीवी पे देख रहे हैं कि कोई कोयले का शोर है, महाराष्ट्र का देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सुनते हैं, पर हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। मैं आपको कल का बताता हूँ। कल हमारी 14,000 मेगावाट हम पे जो पावर कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे पास है, पावर अवेलेबल है, वो 14,000 मेगावाट है। और कल हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन जो थी वो 7,600 मेगावाट थी और आज ये कम होके 6800 आ रही है। जब मई जून का एकदम पीक सीज़न था, पूरी गर्मी पड़ रही थी, इंडस्ट्री चल रही थी, तब हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन 12,100 मेगावाट थी। तब भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज तो हम बहुत कंफर्टेबली, हम पे तो 6,500 मेगावाट आज भी इन हैंड सरप्लस है। जहाँ तक कोल्स की बात कर रहे हैं, थर्मल की बात कर रहे हैं, हमारे जितने थर्मल हैं सब में कोयला हम पे अवेलेबल है। हमें अगली सिचुएशन मीट आउट करने के लिए अगला हमारा 4-5 दिन में रैक आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो कोई इशू है नहीं, इतने तक हम पे कोयला है। अभी हमारे पानीपत थर्मल की 2 यूनिट चल रही है, आपका यमुनानगर हिसार की 1 यूनिट चल रही है, और वहाँ का जो जज्जर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा एडिड प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे दोनों वो चल रहे हैं, दोनों में वो यूनिट चल रहे हैं। तो हमारे पास कोई ये इशू है ही नहीं कि कहीं थर्मल में दिक्कत आ जाएगी, कहीं पावर की दिक्कत आएगी। कल जो आएगा उसमें और कम होती जाएगी, क्योंकि अब ना तो दिन में एसी चलते और ना ही जो पावर का जो पहले दिन रात एसी चलते थे वो बहुत कम हो गए। तो इस करके पावर का मामला हमारे कम ही रहेगा, कम कंजम्पशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सर, आगे दिवाली और ये तमाम त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार में जो है वो कुछ लाइट की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि उतनी नहीं रहेगी जितनी पीछे गर्मी के सीजन में जो वो डिमांड थी, लेकिन इन सब इंतजाम है, इसके बीच में आपके पास पूरी पर्याप्त बिजली हरियाणा के लोगों को उपलब्ध रहेगी। पिछली बार भी लोगों ने कहा था कि बिल्कुल ब्लैक दिवाली जाएगी, पावर नहीं रहेगी, हमारे पास पूरी पावर थी। और अब भी मैं आपसे बताऊं, लोग कितना ही जश्न मनाएं, परमात्मा करे कि देश में सब कुछ ठीक रहे, हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। कितनी ही चाहे दिवाली आए, कोई भी त्यौहार आए, कोई पावर की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। सर, अडानी के साथ जो पावर का एग्रीमेंट है उसमें क्या अभी क्या स्थिति क्या है सर? हम कितनी बिजली ले रहे हैं और वो जो उस एग्रीमेंट की क्या स्थिति है आज? कल से इस बात का चर्चा है। उनसे हमारा कोई 1424 मेगावाट का एग्रीमेंट था। उसमें उन्होंने कल टेक्निकल रीजन से कहा कि हम पावर नहीं दे सकेंगे, हम कुछ दिन बाद आपको उड़ीसा से दे देंगे। पर हमें अभी इस बात से हम डिस्टर्ब नहीं है, लंबा एग्रीमेंट है, पहले से ही है, वो चलता रहेगा। अभी कोई टेक्निकल क्या कारण हो सकता है वो हमें बताएंगे, उन्होंने कल जो रीज़न दिया वो यही है। पर वो अगर ये समझो कि मान लिया सस्पेंड भी हो जाए कुछ दिन के लिए, तो भी हम पे 6,500, तो 1400 मेगावाट की बात है। उस बात से कोई हमारी सप्लाई पे, इस पे कोई हमारी डिस्कॉम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक है वो उनसे हमारा चलता रहे, कभी कनेक्शन मिल जाते हैं, कभी पावर ज़्यादा मिल जाती है, कभी कम। ये तो एक पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है। हरियाणा में सर बिजली विभाग में पिछले 2 साल में गठबंधन सरकार में जो कामकाज किए हैं, आपके नेतृत्व में बिजली विभाग आपके पास है, क्या आप कितने गांव सर जगमग योजना के तहत 24 घंटे गांव में बिजली मिल रही है? आप संतुष्ट हैं कि आप जिस मकसद के साथ इस महकमे में लगे उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं? 7500 में अभी हम आप ना टोटल 6800 गाँव में, अब तक 5400 गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो जगमग योजना में कवर्ड है। और वहाँ कोई इशू नहीं है। जहाँ कहीं है वो ये है कि जहाँ लोग बिल नहीं भरे उस जगह हम 16 घंटे 12 घंटे बिजली दे रहे हैं।
तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि 1 साल बाद तकरीबन, मेरा अपना अंदाजा है, जैसे हम बिजली पंचायत कर रहे हैं, अब तो ये कोविड करके थोड़ा सा मामला हमारा रुक गया, और मैं समझता हूँ कि अगले 6-8 महीने में हम सभी जगह पूरी पावर, सब जगह जगमग योजना में पूरे गांव ही कवर कर लेंगे। तो सर, बिजली विभाग जो वो आप जो घाटे में था उसकी स्थिति, वित्तीय स्थिति भी लगातार सुधर रही है क्या? और जो आपका जो FSA जो है उसमें क्या स्थिति है सर? आप क्या मतलब, और आगे की रणनीति क्या है? इस साल मेरा ये अंदाजा है कि हम 2000 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारा बढ़ के आएगा। पिछले साल हमारा 370 के करीब प्रॉफिट था। उससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थे तब तो घाटे में था 3000 करोड़। आज हम पिछले साल कोविड में भी 370 करोड़ बढ़ के आए। अब के मेरा अंदाजा है कि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू हमारा पक्का आएगा, बढ़ के आएगा पहले से। और दूसरा ये है कि ये जो आप कह रहे हैं लाइन लॉस, वो हमारा मार्च टू मार्च होता है। अभी मुझे पहले कोई सुबह मॉर्निंग मीडिया वाले कह रहे हैं 19% नहीं, हमारा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ 14.55 था। अब उसके बाद, अब ये जो पिछले दिनों में हमने रेड करे, उसके बाद लोगों ने अपने आप कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया। लोगों को एक डर लगने लग गया कि चोरी नहीं कर सकते। मेरा अपना अंदाजा है कि अभी, क्योंकि होगा तो मार्च में कैलकुलेट, मार्च तक हमारा 13% से नीचे आ जाएगा। ये 12 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है। तो सर, जो है वो तमाम जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए आपने जो योजनाएं शुरू की है, खासतौर पे ये स्मार्ट मीटर जो योजना है, ये कितने स्मार्ट मीटर आप फिलहाल लगाने जा रहे हैं सर? हमने शुरू में, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 लाख मिले थे, जिनमें हमने 3000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिए। बाकी जो 7000 मीटर रहते हैं वो हम लगा रहे हैं, और हमें अगले साल हमें लगता है कि हमारा ये सब ठीक मामला ठीक ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल 20 लाख मीटर और ले रहे हैं हम। और हम शुरू में तो गुड़गांव, पानीपत, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला 5 स्टेशन को रखें। इसके बाद बाकी हरियाणा को भी जोड़ते जाएंगे, सबको कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों आपने बिजली विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आपने ये तय किया था कि अगर कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है 3 बार के बाद तो फिर वो जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा कर रहे हैं, हमने एक आध जगह करा। एक तो एक यहाँ का SDO था, उसे आज ही बदला, वहाँ से सफ़ेदों बदल दिया। गुड़गांव सबसे बढ़िया पोस्ट पे DLF में लगा हुआ था। और जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है उस पर मैं, AC साहब दोनों एक्शन ले रहे हैं। जहाँ भी ऐसा होता है हमारे MD भी अथोराइज है, तुरंत एक्शन होता है। इसका बहुत ठीक मैसेज गया कि हमने SDOs को ये एड्रेस में कहा था। इसके बाद एक लोगों में डर आया है, एक डिसिप्लिन आया है। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बात करेंगे सर, राजनीतिक समीकरण जो है वो क्या बनते दिख रहे हैं? आपका राजनीतिक का अनुभव है, इस वक्त आप निर्दलीय विधायक के तौर पर हरियाणा सरकार में मंत्री है, सरकार का आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उम्मीदवार हैं BJP JJP गठबंधन के उम्मीदवार, कहाँ देखते हैं, उनकी स्थिति क्या मानते हैं? आजकल जनता जो है, जिसे मैं वोटर कहूँ, वो नेताओं से भी आगे चला गया। वो एनालाइज करते हैं, हमें बताते हैं, हम फीडबैक उनसे लेते हैं। तो लोग बहुत होशियार हैं। अभी कुछ नहीं कहेंगे, जाएंगे हरे को चाय पिलाते हैं, वो कहते हैं आया साहब उन्हें चाय तो पिलानी पड़ती है, पर लोग अपने तरीके से फैसला करेंगे। 13 को विड्रॉल था, मैं समझता हूँ फाइनल कैंडिडेट्स लोगों के सामने आ गए। अब शुरू होगा, अगले 3-4 दिन के बाद एक लोगों का ट्रेंड और मूड का पता लगेगा। पर क्योंकि BJP पूरे देश में एक पार्टी है, सब स्टेटों में, मेजॉरिटी स्टेट में हमारा बहुत बढ़िया गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि BJP चुनाव जीतेगी। सर, कई जगह पर जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका कई जगह पर विरोध देखने को मिला। अब आप उम्मीद करते हैं कि आगे स्थिति इस तरह की नहीं रहेगी जब आप चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा और बड़े नेता जब चुनाव मैदान में नजर आएंगे? देखिए, जब बड़े नेता मैदान में आएंगे तो माहौल तो बदलता है। अगर एक सभा भी हो जाए, जैसे पिछली बार मोदी जी वहाँ गए थे रेवाड़ी में, उनकी एक सभा ने सारा केस बदल दिया। तो होता है, जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं, जहाँ सीनियर लीडर जाते हैं, सभाएं की भीड़ जो होती है वो एक पैमाना होता है, माहौल बदलता है, और लोगों ने काम करवाने होते हैं। सरकार है तो लोग ये समझ के कि लंबे में अभी 3 साल सरकार के पड़े हैं, तो लोग काम करवाने के लिए भी एक नज़रिया रहता है। आपका गृह जिला है सर, आप सरकार में मंत्री हैं, आप खुद भी प्रचार में जाएंगे क्या? और आपके जो समर्थक हैं उस क्षेत्र के, आप उनको एक्टिवेट कर चुके हैं, मैदान में उतार चुके हैं? पूरे जोर से काम करूंगा जी, जैसे अपने चुनाव में काम करता हूँ ऐसे ही करूंगा। मुझे ये नहीं देखना कौन कैंडिडेट है। गोविंद कांडा हालांकि मेरे सामने 2 बार चुनाव लड़े हैं, मैं उस बात से नहीं जाता। मैं तो इस बात से जा रहा हूँ कि BJP का कैंडिडेट है, और BJP पार्टी ने मुझे एक साथ, अपने एक सीनियर मिनिस्टर मुझे बना रखा है। मैं पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ, BJP पार्टी के साथ हूँ,
और जी जान से मदद करूंगा जैसे अपने चुनाव में करता। सर, अंतिम सवाल है, जो सिंगू बॉर्डर पे एक घटना हुई है, एक जो है वो हत्या की गई है निर्मम तरीके से, और हरियाणा पुलिस ने हालांकि उसमें मामला दर्ज किया है, लेकिन आप इस आंदोलन में इस तरीके की घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है, मैं इस पे कुछ और तो कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं ये समझता हूँ ये निंदनीय है, अमानवीय है। इस तरीके की घटनाएं अगर सरेआम खुले सड़क पे इस तरीके की होती है तो एक अच्छी बात नहीं। इसका कोई भी सेंसिबल आदमी इसको अच्छा नहीं करेगा, हर आदमी इसकी निंदा करेगा। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने प्रदेश में बिजली की स्थिति को बेहतर बताया है और ये कहा है कि कोयले जैसी कोई कमी हरियाणा में नहीं है और हरियाणा के लोगों को बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। ये एलनाबाद उपचुनाव में जो उम्मीदवार है गठबंधन का, उसकी जीत का दावा किया है। साथ ही रणजीत चौटाला का ये कहना है कि जो घटना सिंगू बॉर्डर पर हुई है वो निंदनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को सिवानी मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में दशहरा पर्व पर रावण दहन के लिए आयोजित विशाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कृषि मंत्री को माला और पटका पहनाकर स्वागत किया, साथ ही स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि दशहरा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक और पारंपरिक उत्सव है। पहले 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और दशमी के दिन लोग असुर राज रावण का पुतला जलाकर इस पर्व को मनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर नए जीवन की शुरुआत करते हैं, इसलिए ये बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाए जाने वाला पर्व भी है। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के 200 केंद्रों पर किसानों से धान की खरीद जारी है। प्रदेश में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक यानी 11 दिन में कुल 20,61,203 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। वहीं हरियाणा के किसानों की फसल का दाना दाना एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, जिसके आंकड़े प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। एक नजर डालते हैं। बता दें आपको, मनोहर सरकार में किसान खुशहाल हैं। मंडियों और खरीद केंद्रों पर खरीद जारी है। 14 अक्टूबर तक धान की कुल खरीद 20,61,000 से ज्यादा टन की गई। 14 अक्टूबर तक 1,179 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। तो वहीं 1,960 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर धान की खरीद की जा रही है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने पंचकुला में हुई बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक को लेकर कहा कि काफी लंबी समय से यह बैठक हुई है, जहां संगठन और सरकार के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने 7 साल के दौरान ऐतिहासिक सैकड़ों कार्य किए हैं, लेकिन 7 साल में सरकार की बड़ी उपलब्धियों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और अगली फसल की बिजाई के लिए किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जो प्रदेश परिषद की जो पहली बैठक हुई थी, और ये पहली बैठक बहुत लंबे समय के बाद जो जानकारी हम लोगों को मिली है कि लंबे समय के बाद इस तरह की परिषद की बैठक हुई और जिसमें मंच पे इकट्ठा पूरे प्रदेश के मंडल के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब लोग एक मंच पे थे और सबने अपनी बात को रखा। अपनी बात हर साथी ने अपनी बात भी कही। एक संगठन की मीटिंग है, संगठन के जो रणनीति है उसके तहत संगठन की जब मीटिंग होती है उसके परिणाम पार्टी को मिलते हैं। और मैं धनखड़ जी को बधाई दूंगा कि इतनी बढ़िया मीटिंग ये पहली बार मुझे देखने को मिली हम सब लोगों को, और इसके लिए पार्टी के लिए लाभ हो। नहीं, संगठन सरकार संगठन दोनों मिलकर काम करते हैं। सरकार के जो काम किए हैं संगठन का प्रचार प्रसार करेगा,
जो लोग जो 7 साल में जो काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए और ऐतिहासिक फैसले हुए जो कभी नहीं हुए। 7 साल के राज में कहा था 7 बड़े काम कौन से बता, हर वर्ग का उदाहरण 7 काम तो नहीं को है, सैकड़ों काम है जो 7 साल में हुए हैं और सबको उसकी जानकारी है, पर 7 कामों की हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। सरसों की बिजाई अभी 5-7 दिन के बाद सरसों की बिजाई होगी। डीएपी की जैसे जरूरत प्रदेश पड़ेगी, डीएपी की कोई कमी नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डीएपी के लिए हम प्रदेश में कोई भी किसान की खाद की कोई समस्या नहीं रहेगी। हम समय पे खाद पहुंचाएंगे, किसान की जितनी जरूरत है सबको पूरा करेंगे। किसान बताते रहे, प्रदेश की सरकार किसान के एक एक काम को हम करते रहेंगे। किसी को बिजाई के लिए, डीएपी के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए कोई परेशानी प्रदेश की सरकार में नहीं आई। सरसों की बिजाई कुछ क्षेत्र में भिवानी की तरफ, हमारे जो मेवात का इलाका है, फरीदाबाद का इलाका है, पलवल का इलाका है, इस तरह की बिजाई अब चालू होने जा रही है। अभी उनकी धीरे धीरे हर क्षेत्र में बिजाई कहीं पहले हो जाती है कि 10 दिन पहले के 10 दिन बाद में, जहाँ भी डीएपी काम की कमी नहीं रहेगी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा तो डीएपी पूरा मिलेगा। जमाखोर है इस तरह के जो लोग डीएपी जमा करते हैं, खिलाफ सरकार काम करते हैं, तो जो जमाखोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले कच्चे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अब डीसी रेट हर साल 5% बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत डीसी रेट में बढ़ोतरी को पूरे प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। डीसी रेट अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी होती है, जो उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति तय करती है। सरकार के फैसले पर अब न्यूनतम मजदूरी और जिला विशेष उपभोक्ता मूल्य के सिद्धांतों पर डीसी रेट तय किया जाएगा। प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को मनोहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है, साथ ही हर साल 5% बढ़ोतरी का भी फैसला किया है। किस कैटेगरी के कर्मचारियों को अब कितना मानदेय मिलेगा, आइए जानते हैं। तो बता दें आपको, इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कर्मचारियों को मानदेय दिया जाएगा और दिवाली से पहले यह बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है वो कुछ इस प्रकार दिया जाएगा। ग्रुप C1, C2 और ग्रुप बी। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश के 22 जिलों को 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कौन सा जिला किस कैटेगरी में है। तो बता दें आपको, A कैटेगरी वाले जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत शामिल है। इसके अलावा बी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो बी कैटेगरी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल और अंबाला जिला है। इसके अलावा हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र भी बी कैटेगरी में है। इनके अलावा कैथल, यमुनानगर, भिवानी, जींद जिला भी बी कैटेगरी में ही है। तो वहीं अगर बात सी कैटेगरी की जाए तो महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूंह, फतेहाबाद, सिरसा जिले सी कैटेगरी में है। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।